दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के यह दंतुरिन मुस्कान और फसल कविता के प्रश्न उत्तरों को लेकर के नागा अर्जुन द्वारा लिखा गया ये पाठ, ये दोनों कविताएं बहुत ही अच्छी कविताएं हैं और इन कविताओं का सार, इनका भावार्थ ये हम पूर्व की 2 वीडियो में समझा चुके हैं। आज की वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि बच्चे की दंतुरिन मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है इसका, बच्चे की दंतुरिन मुस्कान का कवि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे की मुस्कान कवि का मन मोह लेती है और कवि सोचते हैं कि यह मुस्कान तो किसी मृत व्यक्ति में भी जान डालने की ताकत रखती है। जब कवि इस तरह से बच्चे को सहज रूप से मुस्काते हुए देखता है तो उसको ये एहसास होता है कि बच्चे की मुस्कान इतनी सहज, निर्मल, स्वाभाविक होती है कि वो सामान्य व्यक्ति को ही नहीं, जीवित व्यक्ति को ही नहीं, मृत व्यक्ति को भी सचेत करने की क्षमता रखती है। तो ये एक सहज मुस्कान का वर्णन है। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। आपने पाठ पढ़ा है, उसके आधार पर आप उत्तर दे सकते हो। दूसरा, आप सहज तरीके से भी सोच सकते हो कि बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। फिर भी आप सोचिए, हम आपको एक उत्तर बता रहे हैं, उसके आधार पर आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं कमेंट्स में कि ये भी है। हम उसको चेक करेंगे कितना बेहतर आप लिख पाए हैं। और ऐसे अभ्यास से ही आपकी समझ, सोच और ज्ञान बढ़ेगा। बच्चे तथा बड़ों की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। बच्चे की मुस्कान निश्चल एवं स्वार्थ रहित होती है तथा बड़ों की मुस्कान स्वार्थ से भरी रहती है। बच्चे की मुस्कान हमेशा ही दिल से होती है तथा सरल व सच्ची होती है, परंतु बड़ों की मुस्कान बनावटीपन से भरी होती है। बच्चे की मुस्कान निष्काम होती है तथा बड़ों की मुस्कान परिस्थितियां तय करती हैं। बच्चे की मुस्कान किसी को भी मोहित कर देती है, परंतु बड़ों की मुस्कान यह काबिलियत नहीं रखती। अब देखिए, ये जो हमने 4-5 अंतर बताए हैं, ये 100% ऐसा ही नहीं है जैसे कि मान लीजिए बड़ों की मुस्कान सबको मोहित, दूसरों को मोहित नहीं करती, ऐसा नहीं है। या बच्चों की मुस्कान निस्वार्थ होती है, बड़ों की मुस्कान किसी न किसी स्वार्थवश होती है। तो ये 100% ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर होता है। बच्चे बिना किसी स्वार्थ के बड़ी मस्ती के साथ अपनी ही मौज में, अपने ही आनंद और खुशी के माहौल में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खेलते हैं। लेकिन बड़े लोग, जैसे कि उदाहरण के लिए क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, तो वो क्रिकेट के लिए खेलते हैं या अपने करियर के लिए खेलते हैं या पैसे के लिए खेलते हैं। उनसे कहो किसी भी कुछ समय के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा और आप खेलिए, तो क्या संभव है? हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी खेल लें, लेकिन सभी नहीं खेल पाएंगे। तो कहने का मतलब ऐसे ही जो ये मुस्कान है, ये सहज स्वभाव से जिस तरह से आती है, ये बच्चे के चेहरे पर जितनी सहज आती है, जितनी निस्वार्थ होती है, उतनी बड़ों की नहीं होती। लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। कुछ बड़े लोग भी कभी कभी किसी चुटकुले पर या किसी मौके पर, किसी इंसिडेंट पर इस तरह हंसते मुस्कुराते हैं कि वो सहज और स्वाभाविक होती है। लेकिन फिर भी एक ही अंतर दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है।
उत्तर है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, जैसे कि मृतक में भी जान डाल देना, स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना, यानी कि बच्चा, हम किसी का भी, यहाँ तक कि मनुष्य नहीं पशु तक का बच्चा हम देखते हैं तो इतना सुंदर लगता है कि उसे गोद में उठाने का मन करता है, उससे खेलने का मन करता है। तो वो स्पर्श जब होता है तो एक सहज आत्मीयता आती है, इंसान के अंदर एक संवेदना, करुणा जगती है उसके प्रति। बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का गिरना, ये कवि ने जो बिंब दिए हैं उनकी बात कर रहे हैं कविता में। कमल का तालाब छोड़कर झोंपड़ी में खिलना, तिरछी नज़रों से देखकर मुस्काना, ये बिंब कविता में बच्चों की मुस्कान के लिए प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। और ख है, छू गया तुझसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। पहले का उत्तर है, भाव है, छोटा बच्चा मिट्टी से खेलता हुआ पूरा सन चुका है और काफ़ी आकर्षक लग रहा है, जिससे कवि को लगता है कि कमल का फूल तालाब में न खिलकर वहीं झोपड़ी में खिल गया है। बच्चे में इतनी सहजता होती है, वो मिट्टी में, धूल में, गंदगी में, कोई कहीं से भी खेलता है तो उसको ये नहीं लगता ये ख़राब हो गया, वो उसके खेल का हिस्सा है, उसकी प्रक्रिया है, इसलिए वो सब उसमें खेलता है और वो उसमें भी आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है। बड़े तो जाना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको ये समझ है कि मिट्टी गंदी होती है, जबकि वास्तव में क्या है, मिट्टी गंदी नहीं है। इस मिट्टी में इतनी ताकत होती है कि ये आपको संवारने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है। और अपनी मिट्टी है ये, मिट्टी को लोग माँ कहते हैं, इस धरती को माँ कहते हैं, तो इस मिट्टी से प्रेम होना चाहिए। तो बच्चा वो निश्चलता से, बिना किसी बनावटीकरण से उससे प्रेम करता है, इसलिए वो मिट्टी उसके चेहरे पर लगने के बाद भी वो सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। खैका है, इन पंक्तियों में कवि का भाव है कि शिशु के स्पर्श मात्र से बबूल व बांस के पेड़ों से शेफालिक के फूल गिरने लगते हैं। यानी शिशु के स्पर्श से वह जादू है जो किसी कठोर व्यक्ति को भी कोमल बना देता है। ये उसका एक आत्मीयता, लगाव है शिशु का बड़ों के प्रति या बड़ों का शिशु के प्रति। रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्नों को यदि हम देखते हैं तो मुस्कान और क्रोध भिन्न भाव है। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। मुस्कान और क्रोध एक दूसरे के विलोम भाव हैं। मुस्कान व्यक्ति की प्रसन्नता को व्यक्त करती है तथा उसके आसपास के लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। क्रोध व्यक्ति के दुख व असंतुष्टि को व्यक्त करता है। क्रोध के कारण आसपास के माहौल में नकारात्मकता भर जाती है, वह सब कुछ व्यर्थ व बेकार प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब ये एक अनुमान है, लेकिन उसमें तर्क क्या हो सकता है। बच्चे की उम्र, जैसे कि हम उत्तर में अनुमान लगा रहे हैं, 8 या 9 महीने रही है, क्योंकि इस उम्र के बाद दांत निकलना शुरू होता है, तो ये एक तर्क है। तो आप भी अनुमान लगा सकते हो, लेकिन तर्क होना चाहिए उसके पीछे एक। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्या आपको महसूस होता है, आप लिख सकते हैं, लेकिन हम आपके सामने एक उत्तर रख रहे हैं। कवि व बच्चा एक दूसरे से पहली बार जब मिलते हैं तो बच्चा उन्हें एकटक देखता रहता है। कवि को लगता है कि बच्चा उन्हें देखता देखता थक जाएगा, इसी कारण कवि अपना मुंह फेर लेते हैं, परंतु फिर भी बच्चा उन्हें टेढ़ी निगाहों से देख रहा होता है। फिर जब कवि व बच्चे की आंखें मिलती हैं तो बच्चा मुस्कुरा देता है, जिससे कवि को लगता है कि कमल तालाब छोड़कर उनकी झोंपड़ी में खिल गया है। बच्चे की मुस्कान कवि का मन मोह लेती है। तो ये देखिए, एक बड़ा व्यक्ति है, वो अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहा है, लेकिन बच्चा सहज प्रकार से मुस्कुराता है, तब बड़े को लगता है जैसे कि सामान्य जगह पर भी विशिष्ट बात हो गई है। फसल कविता के प्रश्नों की बात करें, उनके उत्तरों की बात करें तो कवि के अनुसार फसल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है, कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों का करिश्मा, सूर्य की किरणों का तेज, लाखों लोगों की मेहनत, मिट्टी के गुण व वायु की मंद गति का परिणाम है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हम फसल को सिर्फ एक अनाज के बीज के अंकुरण पे पैदा हुए पौधे और उसमें फूल के बाद आए हुए फल को हम फसल मान सकते हैं, लेकिन एक दूसरी कल्पना और एक ये यथार्थ भी है किसी हद तक कि नदियों के पानी से
सूर्य की किरणों से और लोगों की मेहनत से और मिट्टी के गुण और वायु की गंध और मंद गति से फसल पैदा होती है। यदि ये सब न हो या इनमें से कोई एक भी न हो तो फसल पैदा नहीं होगी। तो इनका तत्व, इनका सत्व भी फसल में मौजूद होता है। फसल मनुष्य व प्रकृति के आपसी तालमेल का फल है। ये महत्वपूर्ण बात है। प्रकृति और मनुष्य के आपसी तालमेल का, यानी कि उनके परिश्रम का, उनके योगदान का फल है, वो परिणाम है जिसको हम खा कर के अपने पेट की, अपने उदर की पूर्ति करते हैं और भोजन जो हमें चाहिए उसकी वह आवश्यकता को पूरी करता है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर है, फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं: पानी, मिट्टी, धूप, हवा व किसान का परिश्रम। ये ऊपर भी बता चुके हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके बगैर फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? उत्तर है, कवि इन पंक्तियों में फसल को किसान व मजदूरों के परिश्रम का फल कहता है। इसी कारण वह फसल को हाथों की गरिमा व महिमा कहकर व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि फसल पकने में सूरज की किरणों तथा हवा के योगदान को बताता है। सूरज की किरणें जहाँ फसल को ऊर्जा प्रदान कर उसे पकने में सहायता करती हैं, तो वहीं हवा भी मंद गति से चलकर फसल को बढ़ने में मदद करती है। यानी कि सूरज की किरणें और हवा दोनों का ही, बल्कि और भी चीज़ों का योगदान है, लेकिन पंक्तियों के भाव के आधार पर इन दो चीज़ों का महत्व बताया है कवि ने कि इनके योगदान से फसल पकती है, अच्छी होती है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों की बात करें तो पांचवा प्रश्न है, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? ख है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह प्रभावित करती है। तो और ग है, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। घ है, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। उत्तर है क का, मिट्टी के गुणधर्म का अर्थ है उसमें मिलने वाले अनेक पोषक तत्व, खनिज पदार्थ जो मिट्टी के रंग रूप को परिभाषित करते हैं। मिट्टी में यदि ये अनेक तत्व ठीक मात्रा में होते हैं तो उससे फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। ये दरअसल एक तरह से आपको मिट्टी के गुणों के बारे में बता रहे हैं, साथ साथ आप पाठ के माध्यम से देखिए। कोई भी अध्ययन, कोई भी पढ़ाई सिर्फ आपको उस डिग्री, उस कक्षा को आगे पास करवाने के लिए नहीं होती है, बल्कि जीवन समाज को समझने का एक माध्यम होता है। हम उस कक्षा को पास करके एक डिग्री प्राप्त करते हैं, डिग्री से हम नौकरी प्राप्त करते हैं, नौकरी से हम पैसा प्राप्त करते हैं, उससे अपना परिवार का जीवन यापन करते हैं, समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देते हैं। लेकिन एक हमारी अपनी समझ बनती है और उस समझ के आधार पर हम नई चीज़ों का अन्वेषण करते हैं, और जिन चीज़ों से हम गुजरते हैं हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी चीज़ें तैयार करते हैं जिनसे कि वो सहज रूप से, सरलता से, अधिक समय न गंवाकर उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा ज्ञान, हमारी समझ उसमें भूमिका निभाती है, उसके लिए उपयोगी होता है। ख का उत्तर है, वर्तमान जीवन शैली के कारण मिट्टी अपनी क्षमता खोती जा रही है क्योंकि वह प्रदूषित होती जा रही है। आज की ज़िंदगी में आमतौर पर प्रयोग में आती चीज़ें जैसे कीटनाशक, प्लास्टिक, रासायनिक तत्व आदि मिट्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका बुरा प्रभाव फसल पर भी पड़ता है। जो लोग सीधे सीधे फसल से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं, जिन विद्यार्थियों के परिवार किसान हैं, किसान परिवार से जो विद्यार्थी आते हैं वो जानते हैं फसल में ये सारी चीज़ें किस तरह से नुकसान दे रही हैं और फसल की क्या महत्ता है और कितना परिश्रम लगता है। लेकिन जो किसान परिवार से नहीं जुड़े हैं वो भी चीज़ों को देख सकते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा, कभी अवसर मिले तो आप ज़रूर जाइएगा किसी किसान के घर पर, एक दो रात रुकिएगा, एक दो दिन रुकिएगा, उनके परिश्रम को, उनके जुनून को देखिएगा, कैसे खुले आसमान के नीचे सोना बिखेर करके वो लोग सोते हैं और फिर भी एक निश्चिंतता का भाव उनके मन पर होता है। हम 2 रुपये अगर कहीं भूल जाएं, 10 रुपये भूल जाएं तो हम थोड़ा सा भावुक या चिंतित हो जाते हैं, अरे हमारे 10 रुपये गिर गए। और वो लोग अपनी लाखों की फसल खुले आसमान के नीचे फैला करके सोते हैं।
तो ये बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा साहस है। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने पर धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिना मिट्टी की गुणवत्ता के हरियाली, भोजन व हवा कुछ नहीं होगा, और इन सब के बिना जीवन की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। घ है, हम मिट्टी के गुणधर्म को पेड़ लगाकर, प्लास्टिक का उपयोग न करके वे कारखानों को सीमित करके पोषित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी भूमिका भी निभा सकते हैं। और मिट्टी के गुणधर्मों को हम कैसे बचाएं, इसमें ये चीज़ें प्रभावी हो सकती है। हम इनका कुछ चीज़ों का प्रयोग करके, कुछ चीज़ों का प्रयोग न करके हम उसको बचा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।